साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा एक जो टेस्ट पेपर कराया गया है उसी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले पार्ट में इसके 70 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन चुने। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ था। ये कथन आपका गलत है। दूसरा, यह दरारी उद्भेदन का परिणाम था। ये कथन सही है। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन है। देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल में नहीं बल्कि क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार या बेसाल्ट लावा के फलस्वरूप हुआ था। यह ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन का परिणाम था। यह ट्रैप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ बेसाल्ट के अपघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ है उष्ण झरना, दूसरी तरफ है राज्य। या ये उष्ण झरने किस राज्य में स्थित है, ये हमें सुमेलित करना है। देखिए, ताल बीज जो उष्ण झरना है ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है तो 4 से मिला दीजिए। सोहना आपका हरियाणा में है तो आप 3 से मिला दीजिए। तप्त पानी जो है उड़ीसा में है तो 1 से मिलाइए। अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में है तो 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, इनमें से मलाजखंड, मोशाबानी, खोदिरीबा, ये सभी के सभी क्या हैं? तांबा खनिज के क्षेत्र हैं। जबकि नोआ मुंडी जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नोआ मुंडी कहाँ पे है? नोआ मुंडी आपका झारखंड में है। जबकि मलाजखंड कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। और इसके अतिरिक्त आपका जो मोशाबानी है ये आपका कहाँ पे है? झारखंड के सिंहभूम जिले में है। और खोदरीबा जो है ये राजस्थान के अलवर जिला में है। अगला है, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है, कौन सा एक असत्य कथन है? तो आप यहाँ पे देखें, जलोढ़ मृदा के संबंध में यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ये कथन सही है। इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते, ये कथन आपका गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी, फलीदार फसलों की खेती से इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है, सही है। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, ये भी सही है। तो देखिए, जलोढ़ मृदाएं देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर, यदि आप परसेंटेज में देखें तो 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, किंतु इसमें हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी देखी जाती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। प्राचीन जलोढ़ों को बांगर तथा नवीन जलोढ़ों को खादर कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है वन और वृक्ष में? तो आप देखें, मानसूनी जो है, मानसूनी ये आपका शाल वृक्ष है, मतलब साल वृक्ष जो है ये मानसूनी वन के तहत आता है। वहीं आबनूस जो है, आबनूस वृक्ष ये सदाबहार वन के तहत आता है। परंतु नागफनी जो है, नागफनी का वृक्ष अल्पाइन वनों के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी वाला है वो आपका सही नहीं है। जबकि सुंदरी का जो पेड़ वृक्ष होता है वो मैग्रोव वनों के तहत आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। देखिए, अल्पाइन वनों के बारे में बात करें। देखिए, अल्पाइन वन जो होते हैं ये हिमालय के ऊंचाई के भागों में 2800 मीटर से लेकर 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। इसमें पाइन, बर्च, जूनिपर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि नागफनी एक शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति होता है और यह भारत के शुष्क भागों में जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए, समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, या क्या करके मृदा अपरदन को काटकर सीढ़ी नुमा खेत बना करके भी इस मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला कथन है आपका, अगला प्रश्न है, एक नई जात की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह जो सिद्धांत है यह
उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूजो डी ब्रीज ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है? दो कथन दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए, पहला, सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं। सभी स्तनधारी जो है वो असमतापी होते हैं। तो यहां पर कथन एक जो है ये गलत। देखिए, असमतापी मतलब क्या होता है? अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य क्या है? स्तनधारी हैं। जो वहीं समतापी क्या होता है? समतापी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। तो यहां पर जो पहला कथन है कि सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, ये कथन आपका असत्य है। दूसरा, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, न कि पक्षी। सही है, चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यहां पर असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पहला वाला है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है? तो किसका किया गया है? देखिए, जेलेपला दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी के द्वारा किया गया। यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में यह भूटान जाने का मार्ग देता है, जो आपका जेलेपला दर्रा है। जबकि नाथुला ये सिक्किम में स्थित है, ये तिब्बत जाने का मार्ग देता है। वहीं बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में मंडी एवं लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। वहीं बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इन चारों में देखिए, अटाकामा, एल्यूशियन, मरियाना, ये तीन के तीनों प्रशांत महासागर में, जबकि आपका पोर्टरिको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, बंदरगाह और उनकी प्रकृति कैसी है, ये हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, विशाखापत्तनम जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आपका जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, तो 1 से मिला दीजिए। पारादीप ये लैगून बंदरगाह है, 2 से। हल्दिया नद मुख, ठीक है, एक्सचुरी टाइप का है, तो 3 से मिलाइए। कांडला ज्वारीय टाइडल है, तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर कथन है कि समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। ये कथन आपका सही है, पर कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो कथन सही, परंतु कारण यहां पर आपका गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक वर्ष एवं दिवस के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को, जो एक वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम ताप का अंतर होता है उसे वार्षिक, और दिन का जो अधिकतम न्यूनतम होता है उसे दैनिक तापांतर कहते हैं। समुद्र के किनारों के भागों में दैनिक तापांतर में अंतर बहुत कम होता है, तो दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम होता है। वहीं पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी वर्ष भर तापमान समान रहता था, वहां भी वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। आगे चलते हैं, कथन कांड का प्रश्न है, हमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हार्सिकल्चर क्या होता है? हार्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों का पालन करना होता है, ये सही है। मोरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि होती है। एरिपोनिक क्या होता है? पौधों को केवल जल में उगाना। नहीं, एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है, ठीक है। जबकि जो जिन पौधों को केवल जल में उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोफाइटोलॉजी कहते हैं। जबकि पोमोलॉजी फल विज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में गलत सुमेल कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखें, जो झूम कृषि होती है, झूम कृषि ये कहाँ का स्थानीय नाम है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे झूम कृषि कहते हैं। झारखंड में क्या कहते हैं? झारखंड में दीपा नहीं कहते हैं, दीपा जो है आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कहते हैं, ठीक है। ये जो है दीपा बस्तर जिले में कहते हैं छत्तीसगढ़ के। वहीं पोंडू आंध्र प्रदेश, धाबी उड़ीसा में कहते हैं। तो इस प्रकार से सी बी वाला सही नहीं है। वहीं अगला है, इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आप इसमें देखें, इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, मक्का, चना, मूंग, ये जो है शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं, उपयुक्त है, परंतु जो चावल है इसके लिए
पानी की आवश्यकता अधिक होती है, चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः यह शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धति को शुष्क कृषि कहते हैं। परंपरागत रूप से या परंपरागत शुष्क कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पूर्व खेतों में गहरी एवं गहन जुताई कर दी जाती है तथा वर्षा के पश्चात भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है। इसमें मोटे अनाज, मक्का, दलहन, दलहन फसलें जैसे कि मसूर, चना, मूंग आदि को उपजाया जा सकता है। अगला है जनजातियों तथा उनके देशों का कौन सा गलत सुमेल है। इसमें देखें, कुलामन जनजाति जो है फिलीपींस में है, लैप्स दक्षिण स्कैंडिनेविया में, कुंग जो है आपका दक्षिण अमेरिका की नहीं है, कुंग जो है दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिणी अफ्रीका की, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के ओमेरटेका नदी घाटी की एक जनजाति है। वहीं बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल एवं स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो जलमंडल है वो 81% है और स्थलमंडल कितना 19% है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो यहाँ पे जलीय भाग जो है वो 60% है और स्थलीय भाग कितना है 40% है। आगे बढ़ते हैं, कोपेन के अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा गया है। तो देखिए, कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया। उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है, शुष्क शीत ऋतु वाला। अगला, निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये जो है आपका जो जूट होता है, जूट को जो है गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहते हैं। जूट एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। यह उष्ण एवं आर्द्र वातावरण एवं डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण जूट के रेशों का मुख्य उत्पादन पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पक्षियों के आश्रय स्थल और उनसे संबंधित राज्य में। तो आप देखें, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, राजस्थान में है। बेदा थांगल तमिलनाडु में है। रंगन्ना थिट्टू कहाँ पे है, कर्नाटक में। सलीम अली मध्य प्रदेश में नहीं है। सलीम अली पक्षी आश्रय स्थल जो है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रसिद्ध मोका कहवा पाया जाता है कहाँ पर। तो ये कहवा जो है आपका यमन में, कहाँ पर, यमन में। अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है। पर्वतीय ढालों पर दिन में देर तक कोहरा छाए रहने के कारण सूर्य की तीखी किरणों से कहवे की फसल को सुरक्षित रखती है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इन चारों में से जो जेनेवा झील है, जेनेवा झील आपका स्विट्जरलैंड में है। यह भूकंपकृत झील है, भूकंपकृत झील है, ठीक है, अर्थक्वेक अफेक्टेड लेक है। जबकि अन्य जो है लोनार झील, एवरनस झील और टिटिकाका झील, ये सभी के सभी क्या हैं, ये आपके क्रेटर झील हैं, ठीक है। लोनार आपका कहाँ पे है, लोनार झील भारत में है। एवर्सन इटली में है। टिटिकाका बोल्विया में है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वह नदी कौन सी है। तो इन चारों में से कोई नहीं, यहाँ पे डी होगा, क्योंकि लिम्पोपी नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि कांगे या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी जो है, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां हैं। संवत्सर जो संवत चालू होता है वो, और किस समय से गणना की जा रही है, ये हमें सुमेलित करना। देखिए, विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व चल रहा है, तो 3 से मिलाइए। शक संवत जो है आपका 78 ईसा पूर्व से, तो 1 से मिला दीजिए, 1 से। वहीं गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी से चल रहा है, तो इसे आप 4 से मिला दीजिए। वहीं कल संवत जो है आपका कल्कि संवत जो है 3102 ईसा पूर्व, तो 2 से मिला दीजिए, तो 31442 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पुस्तक अलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन किया गया है, के लेखक कौन रहे हैं। तो इसके लेखक जे जेड हॉलवेल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम कौन सा था। तो इनमें से जो है आपका एक्ट
1850 का जो एक्ट था आपका 21, एक्ट 21/1850, ये जो था आपका, ये इससे संबंधित है। देखिए 1850 में पारित किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जो कि 21वां अधिनियम था, ये अधिनियम के 21वें द्वारा धार्मिक परिवर्तन के कारण पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है? तो कौन सा है? वो है आपका कानून हुमायूं, कानून हुमायूं। अगला है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? तो यहां पर जो चार विकल्प दिए गए, बताने में से असत्य कौन सा है। तो आप देखिए, पहला, देवराय देवराय द्वितीय ने एक दूतमंडल चीन भेजा, ये कथन आपका सत्य है। दूसरा, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, ये भी सही है आपका। वहीं तीसरा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, हम्पी, ये गलत है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी, ठीक है, ये पहली राजधानी थी, इसलिए गलत है। जबकि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा। क्या थी? पेनुकोंडा थी। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। डी, देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान लड़ाकों को भी भर्ती किया, यह कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन जुनैद, निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था किसका? तो ये जो है इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया, जिसे रजिया ने विफल कर दिया था। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में 1843 तक 1843 तक समस्त सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। वह 1882 ईस्वी में 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख किया गया? तो यह बात कही गई है किसमें? पुराणों और बौद्ध ग्रंथ में। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है रियासत और शासक में? तो आप देखें यहां पर जो वाकटक है, वाकटक रियासत, इसके साथ कौन थे? प्रवरसेन प्रथम थे, प्रवरसेन प्रथम। दूसरा, राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग, पल्लव के सिंह विष्णु, चालुक्य के राजराज प्रथम नहीं थे। राजराज प्रथम जो थे वो चोल वंश के महान शासक थे, ना कि चालुक्य वंश के थे, ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण का श्रेय राजराज प्रथम को ही दिया जाता है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कथन का प्रश्न है, कथन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कारण, क्योंकि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बलबन ने, ठीक है। देखिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान बलबन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। उसने राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ईरान के सासानी शासकों से लिया। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि नियाबत ए खुदाई हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? किस में कहा है? तो ये कहा है खजाइनुल फतूहू में कहा है, ठीक है। विश्व सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाह जैसी पदवियों से विभूषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सितून का निर्माण कराया? 1000 सितून का निर्माण। तो इसका निर्माण जो है 1000 सितून मतलब 1000 स्तंभों वाला महल, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में कराया था। उसने जमैत खान मस्जिद, श्रीनगर हौजे खास का भी निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। सत्य कथन बताना है। पहला, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था, नहीं। सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। तो पहला गलत होगा। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी, यह कथन आपका सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। कौन सा सही है? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहाक क्या था? दीवाने इस्तिहाक क्या था?
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान इस्तिहाक जो है ये एक पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग था। सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किया था। अगला है, दो सूचियां हैं, लेखक और कवि, लेखक या कवि तथा उसके आश्रयदाता कौन थे? तो आप देखें, हेमचंद्र जो है ये कुमारपाल के दरबार से संबंधित थे, 4 से मिलाइए। हरिशण समुद्रगुप्त से संबंधित थे। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन से, और बाणभट्ट जो है बाणभट्ट हर्ष से संबंधित थे। तो 1, तो क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है कैसे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनर्त और सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, तो सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग क्या है? तो इसका संभावित मार्ग क्या है? कर्म मार्ग। क्या है? कर्म मार्ग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या शेष सत्य है? यहाँ पर आप देखें 3 कथन दिए गए। पहला है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सही है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी सही है। यह भी सही है। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा था। नहीं, ये कथन गलत है। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी और उसने अपने यात्रा वृतांत में पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली बताया और उसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। किसने कहा था? अरब यात्री सुलेमान ने, ना कि अब्दुल रज्जाक ने। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन 1 और 2। अगला है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना या संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन में बेली क्या था? बेली क्या था या थी? तो ये भूमि माप की इकाई रही। क्या रही है? भूमि माप की इकाई रही है। ठीक है। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? काशू कहा जाता था। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? तो देखिए, युक्तता का सिद्धांत, विधि का शासन, न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, ये संविधान के मूल ढांचे का भाग, परंतु समाजवादी राज्य ये इसका भाग नहीं है। ठीक है। देखिए, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति में 3 वीटो शक्तियां निहित हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। बताना कौन सा या शेष सत्य है। पहला, मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। सही है। दूसरा, 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध किया गया। अगला है, कथन कारण का प्रश्न। कथन क्या दिया गया है? कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। सही है। कारण, क्योंकि भारतीय संविधान में नीति तत्वों को शामिल किया गया था। दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। सही है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्यों के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है, तो वो सलाह मांग सकता है। परामर्श तो पहला सही। दूसरा, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कथन केवल पहला सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसके लिए आपका SFI है, ये जो है इसकी जांच करती है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है सीरियस
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था। इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 2003 को किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नहीं, संविधान संशोधन विधेयक के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, ये साधारण विधेयक के लिए। ठीक है, तो दो के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं? तो कौन सा है? तो देखिए, विधि के समझ, समता और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, परंतु धर्माचरण की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर सी, नहीं एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया। विधि के समझ, समता और धर्माचरण की स्वतंत्रता ये भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, परंतु विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो 1 और 2 सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन दिया गया कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। सही है। कारण, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये कथन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही, कारण गलत। आगे बढ़ते हैं। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक के लिए अनुपस्थित रहता हो। तो यदि वह जो है 2 माह तक अर्थात 60 दिनों तक यदि अनुपस्थित रहता है अनुच्छेद 101(4) के तहत, ठीक है, तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल। देखिए 101(4) जो है संसद के लिए है, जबकि अनुच्छेद 190(4) जो है वो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में है। ठीक है, यदि वह 2 माह या 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचित किए हुए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है सत्य है? तो आप देखें यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, सूफी सिलसिलों में नक्शबंदियां सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। ये कथन सही है। इसकी स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। दूसरा, शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले से प्रसिद्ध संत थे। ये भी सही है। ठीक है, 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दिए गए सूफी संत और उनकी उपाधियों के संबंध में। तो आप देखें, शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि क्या थी? महबूबे इलाही, 3 से मिला दीजिए। शेख सलीम चिश्ती की शेख उल हिंद, 1 से मिला दीजिए। शेख नासुरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली, 2 से मिलाइए। बहाउद्दीन जकरिया शेख उल इस्लाम 4 से मिला दीजिए। तो 3, 1, 2, 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? तो देखिए, दुआर्टे बारबोसा, ये कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, विजयनगर की यात्रा करते हैं, पुर्तगाली थे। डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। फर्नांडिज नूनीज, अंग्रेजी व्यापारी, ये पुर्तगाली था, ये अच्युतदेव राय के समय में आते हैं। जबकि रॉल्फ फिच जो है ये अंग्रेज व्यापारी था, ये मुगल शासक अकबर के समय भारत की यात्रा करता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए? किस संधि के माध्यम से? तो संगोला की संधि 1750 के माध्यम से। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजाराम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों में महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं रही है? तो देखिए, इसमें से आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, जो कि 1799 में होता है, ये टीपू द्वारा नेपोलियन से पत्र व्यवहार, बेलजली की मार्क्सिस की उपाधि, टीपू की मृत्यु, इन सभी से संबंधित है। परंतु अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना ये सही नहीं है। देखिए, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेते हुए
मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के एक बाल कृष्ण राय को बिठा दिया गया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पर डी वाला नहीं सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वाडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो वाडीवास का जो युद्ध है ये आपका 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अंग्रेजी सेना को आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। अगला है, दो कथन दिए गए हैं, दो सूचियां हैं योजना और उसकी शुरुआत के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ होती है, 3 से मिलाई। मुद्रा बैंक योजना ये 8 अप्रैल 2015 2 से। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 अर्थात 1 से मिला दीजिए। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये 9 मार्च 2015 था, 4 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3214 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। क्रय शक्ति समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए, बताना सत्य कौन सा है। इस विधि का प्रतिपादन जीआर कैसल द्वारा किया गया, सही है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया, दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान NIMHANS अवस्थित है। इसका पूरा नाम है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में अवस्थित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर के नेटवर्क में एक नोडल सेंटर के रूप में यह कार्य करेगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न दिया गया है, तो देखिए कथन क्या है। कथन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए को विश्व बैंक की रियायती खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, ये कथन आपका सही। कांड इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है, कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी ब्याज दर तो निम्न होती है परंतु अवधि बहुत अधिक होती है। आईडीए द्वारा दिए गए लोन 40 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें से 10 से 12 वर्ष का ग्रेस पीरियड होता है, जबकि ब्याज दर शून्य होती है। केवल 0.75% सेवा लागत के रूप में प्रतिवर्ष लिया जाता है। तो कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, संस्था और उसकी स्थापना वर्ष में बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, G15 की स्थापना 1989 में, इप्सा की स्थापना जो है 2000 में नहीं बल्कि 2003 में हुई थी। 2003 में यह इप्सा जो है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है, 3 देशों का। ठीक है, जबकि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी सबसे अधिक है? तो किसमें है? सोना, 100 रुपए का नोट, कृषि भूमि और आवासीय प्लाट में। तो 100 रुपए के नोट में। देखिए, कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के यदि नगद रूप या मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके तो इसे हम पूर्ण तरल वस्तु कहते हैं। क्योंकि 100 रुपए का नोट तो नगद रूप ही है, अतः इसमें तरलता का अंश सबसे अधिक होगा। अगला है गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, पहला, स्थायी रोजगार कम होता है। स्थायी रोजगार कम है, ये सही है। अल्प समय के लिए काम, ये भी सही है। एक व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के लिए एक साथ कार्य कर सकता है, ये भी सही है। अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं, ये कथन आपका गलत है। गिग इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यह व्यवस्था कौशल युक्त व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक साथ कई संस्थाओं के लिए कार्य कर सकता है। जैसे आप जो जोमेटो वाले सर्विस देते हैं उनको आप गिग इकोनॉमी के तहत रख सकते हैं। इसमें कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यह अल्पकालीन रोजगार आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाती है। इसमें स्थायी रोजगार नहीं होता। जैसे कि आपकी जो उबर या जो कैब टैक्सी आप लेते हैं उसके जो ड्राइवर होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, असत्य कथन कौन सा है। पहला, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन नहीं, यह कथन आपका गलत है। दूसरा, यह मार्केट से पैसा प्राप्त करने की विधि है, सही है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्राइमरी मार्केट में शेयर लाना, यह सही है। तो आप देखिए यहां पर, देखिए, जब किसी कंपनी द्वारा शेयर पहली बार पब्लिक के लिए बिकने हेतु प्राइमरी मार्केट में लाए जाते हैं तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है, परंतु एक निश्चित अवधि के भीतर कंपनी के लिए यह वैधानिक अनिवार्यता होती है कि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाए। वर्तमान में सेबी द्वारा निर्धारित यह सीमा 6 दिन है, जबकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मार्केट में शेयर का निर्गमन जो है वो फॉलो पब्लिक ऑफर IFO कहलाता है। क्या कहलाता है?
IFO कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो इसे 1957 में लाया गया। इस प्रणाली के अनुसार जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। आगे बढ़ते हैं। चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? तो देखिए, पहले थोड़ा देख लेते हैं इसमें। प्रत्यक्ष घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा निर्यात को बढ़ावा देना, ये जो है चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक है, परंतु निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती जो है ये बिल्कुल सहायक नहीं है। देखिए, थोड़ा समझते हैं। चालू खाते का घाटा वस्तुओं तथा सेवाओं के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता मतलब यहाँ पे क्या होगा, निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना, मतलब हम सामान को बेच कम रहे हैं और विदेश से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं, तो इस व्यापार में प्रतिकूलता के कारण होता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा निर्यात को बढ़ाना, ये चालू खाते को कम करने में सहायक है, जबकि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगी एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी, जो अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।